हेलो और स्वागत है सीटीईटी और यूपीटीईटी 2026 के सभी भावी शिक्षकों का आज की इस डीप डिटेल क्लास में। आज का हमारा मिशन एकदम सेट है। हमें न्योन पावलोव मास्टर क्लास के उन शानदार सोर्स नोट्स को डिकोड करना है ताकि एग्जाम में पावलोव से जुड़ा एक भी नंबर ना कटे। हाँ, और क्या एक कुत्ते की लार और एक साधारण सी घंटी की आवाज किसी का सरकारी टीचर बनने का सपना पूरा कर सकती है? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल सुनने में जितना बेतुका लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वो सीधे एग्जाम में छपने वाले सवालों का खजाना है। तो चलिए इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को गहराई से समझते हैं। तो इस सिद्धांत को पढ़ते हुए सबसे पहली बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये थी कि इवान पेट्रोविच पावलोव असल में कोई मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं। वो तो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट, मेरा मतलब है शरीर शास्त्री थे। हाँ, एकदम सही। उनका मुख्य शोध पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर था। और आपको पता है, इसी काम के लिए उन्हें 1904 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अरे रुकिए एक मिनट, अगर वो पाचन तंत्र की स्टडी कर रहे थे तो वो हमारे साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के सिलेबस में कैसे आ गए? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे हम अनजाने में हुई खोज या एक्सीडेंटल डिस्कवरी कह सकते हैं। वो अपनी लैब में कुत्तों के पाचन पर रिसर्च कर रहे थे। वो बस ये मापना चाहते थे कि खाना पचने में लार की क्या भूमिका है। अच्छा, तो उनका फोकस सिर्फ खाने और लार पर था? हाँ, लेकिन रिसर्च के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अलग पैटर्न देखा। कुत्ता सिर्फ भोजन देखकर लार नहीं टपका रहा था, बल्कि उस लैब असिस्टेंट के जूतों की आहट सुनकर ही लार टपकाने लगा था, जो उसे खाना देने आ रहा था। मतलब बिना खाने के ही लार? ये तो सीधा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का खेल लग रहा है ना? बिल्कुल। पावलोव ने इसे मानसिक सराव कहा और यहीं से व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म की नींव मजबूत हुई। इसका मूल विचार साहचर्य यानी एसोसिएशन है। मतलब हम चीजों को एक दूसरे से जोड़कर सीखते हैं। एग्जाम में तो इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम आते हैं। उन्हें कैसे याद रखें? कभी क्लासिकल कंडीशनिंग तो कभी कुछ और लिखा होता है। हाँ, ये एक आम कंफ्यूजन है। देखिए, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग और पावलोवियन अनुबंधन तो कहते ही हैं। इसके अलावा संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। और एक बहुत जरूरी नाम है एस टाइप अनुबंधन। एस टाइप? यहाँ एस का मतलब स्टिमुलस या उद्दीपक से है क्या? एकदम सही पकड़ा। इसे एसएस कंडीशनिंग भी कहते हैं, जहां तटस्थ उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक आपस में जुड़ते हैं। अब इसके प्रयोग के 3 स्टेप्स को समझते हैं। हाँ, वो कुत्ते और घंटी वाला प्रयोग। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में, मतलब अनुबंधन से पहले, जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो प्राकृतिक रूप से लार आती है। लेकिन जब सिर्फ घंटी बजाई जाती है तो कोई लार नहीं आती, क्योंकि उस वक्त कुत्ते के लिए घंटी सिर्फ एक धातु की आवाज है। उसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। अब आता है दूसरा स्टेप, यानी ट्रेनिंग का समय। यहाँ घंटी बजी और तुरंत आधा सेकंड के अंदर भोजन दिया गया और इसके बाद कुत्ते की लार आई। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई होगी ताकि दिमाग उस पैटर्न को पकड़ ले। हाँ, और फिर आता है तीसरा स्टेप, यानी अनुबंधन के बाद का समय। अब सिर्फ घंटी बजी और कुत्ते ने लार टपका दी। कुत्ता घंटी को भोजन से जोड़ना सीख गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे स्मार्टफोन का नोटिफिकेशन काम करता है। मतलब फोन की वो टिंग आवाज सुनते ही हमारे दिमाग में मैसेज आने की उम्मीद जाग जाती है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। हाँ, और हमें एक डोपामीन हिट मिल जाता है, भले ही वो मैसेज किसी टेलीकॉम कंपनी का स्पैम ही क्यों ना हो। बिल्कुल। दिमाग उस आवाज को रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। बिल्कुल सही। और इसी एनालॉजी को अब हम तकनीकी भाषा में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे कीवर्ड्स पूछे जाते हैं। हाँ, ये यूसीएस और सीएस हमेशा कंफ्यूज करते हैं। देखिए, एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले 4 शब्द हैं। पहला है यूसीएस, यानी अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। हिंदी में कहें तो स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे कि भोजन। हाँ, जो बिना कुछ सीखे ही प्राकृतिक रूप से प्रतिक्रिया दे दे। एकदम सही। और इस भोजन को देखकर जो लार आती है वो यूसीआर है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया या अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। ये तो समझ आ गया, पर कृत्रिम चीजों का क्या? तीसरा शब्द है सीएस, यानी कंडीशन स्टिमुलस या कृत्रिम उद्दीपक। यह हमारी घंटी है, जो ट्रेनिंग के बाद काम करती है।
शुरुआत में इसका कोई मतलब नहीं था। और इस घंटी को सुनकर जो लार आती है वो सीआर हो गई, यानी कृत्रिम अनुक्रिया। लेकिन मेरा एक डाउट है यहाँ पर। हाँ हाँ, पूछिए, क्या डाउट है? क्या कुत्ते की लार में कोई फर्क होता है जब वो भोजन देखकर आती है या घंटी सुनकर? मतलब केमिकली कुछ अलग होता है क्या लार में? बहुत ही अच्छा सवाल है। लार बिल्कुल वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसका कारण या ट्रिगर प्राकृतिक से कृत्रिम हो गया है। विज्ञान नतीजे को नहीं बल्कि ट्रिगर को देख रहा है। यही तो अनुबंधन का जादू है। अच्छा, तो मतलब लार वही है, बस स्विच बदल गया है दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया तो समय लेती होगी ना? इसके क्या स्टेजेस होते हैं? बिल्कुल, इसके कई चरण होते हैं। पहला है एक्विजिशन, जिसे हिंदी में अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं। ये वो समय है जब घंटी और भोजन के बीच संबंध बन रहा होता है। हाँ, जहाँ वो आधा सेकंड वाला नियम काम करता है कि घंटी हमेशा भोजन से पहले बजनी चाहिए और अंतर सिर्फ आधा सेकंड होना चाहिए। सही कहा। अगर समय ज्यादा हुआ, मान लीजिए 5 मिनट का गैप हो गया, तो अनुबंधन नहीं होगा। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, जिसे विलोपन या एक्सटिंक्शन कहते हैं। विलोपन? इसका मतलब अगर हम सिर्फ घंटी बजाते रहें और खाना ना दें तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा? एकदम सही। दिमाग अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। अगर बार बार उद्दीपक मिले पर इनाम न मिले, तो सीखी गई आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो क्या एक बार विलोपन हो गया मतलब कुत्ता हमेशा के लिए सब भूल गया, जैसे हम एग्जाम के बाद सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जिसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनर्प्राप्ति कहते हैं। स्वतः पुनर्प्राप्ति मतलब भूली हुई चीज का अचानक से वापस आ जाना? हाँ, विलोपन के काफी समय बाद भी अगर अचानक से घंटी बजे, तो कुत्ता फिर से लार टपका सकता है। हमारे सोच में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका। कौन सा उदाहरण? जैसे किसी बच्चे ने सालों पहले साइकिल चलाना छोड़ दिया हो, लेकिन सालों बाद जब वो साइकिल देखता है, तो वो फिर से पेडल मारने की कोशिश करता है और उसका शरीर बैलेंस बना लेता है। सीखी हुई चीजें दिमाग से पूरी तरह कभी नहीं मिटती। अरे वाह, ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। पर एक बात बताइए, अनुबंधन कितना मजबूत होगा ये कैसे तय होता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उद्दीपक की तीव्रता कितनी है। मतलब जीव कितना भूखा है। अगर कुत्ते का पेट भरा है, तो आप कितनी भी घंटी बजा लें, वो ध्यान नहीं देगा। भोजन उसके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, तो मोटिवेशन या जरूरत का होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए मैंने कुत्ते को एक खास घंटी पर ट्रेन किया, लेकिन कल को मेरे घर की कॉलिंग बेल बज जाए तो क्या तब भी वो लार टपकाएगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहीं से दो नए कॉन्सेप्ट निकलते हैं। पहला है उद्दीपक सामान्यीकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण मतलब मिलती जुलती आवाजों पर एक जैसा रिस्पॉन्स देना? बिल्कुल। जब जीव मूल उद्दीपक से मिलती जुलती आवाजों जैसे सीटी या कॉलिंग बेल पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया दे, तो वो सामान्यीकरण है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। वॉटसन का वो लिटिल एल्बर्ट वाला प्रयोग इसी पर था ना, जहाँ बच्चा सफेद खरगोश से डरा और फिर हर सफेद चीज से डरने लगा। ये पर ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता ना, वरना हम तो हर घंटी पर खाना ढूंढने लगेंगे। सही कहा। इसीलिए दूसरा कॉन्सेप्ट आता है उद्दीपक विभेदन या स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जीव असली और नकली के बीच फर्क करना सीख जाता है। मतलब कुत्ता समझ जाता है कि सिर्फ पावलोव की उस खास पीतल की घंटी पर ही खाना मिलेगा, किसी साइकिल की घंटी पर नहीं, है ना? बिल्कुल। विभेदन का मतलब ही है अंतर करना। दिमाग बारीकियों को पहचानना शुरू कर देता है। ये कुत्ते और घंटी की कहानी तो ठीक है, लेकिन एक भावी शिक्षक होने के नाते मुझे क्लासरूम में इसका क्या करना है? बच्चों पर तो हम घंटी नहीं बजा सकते ना? देखिए, बच्चों पर घंटी नहीं बजानी है, लेकिन पेडागोजी में पावलोव का सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसके क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिकल उपयोग है। और साफ सफाई जैसी अच्छी आदतें इसी अनुबंधन से सिखाई जाती हैं। जैसे लंच की घंटी बजते ही बच्चे खुद ब खुद किताबें बंद करके टिफिन निकाल लेते हैं, किसी टीचर को बोलना नहीं पड़ता। ये भी तो एक कंडीशनिंग ही है। एकदम सटीक उदाहरण है। दूसरा बड़ा उपयोग है भय और फोबिया को दूर करना, जिसे एलिमिनेटिंग फोबिया कहते हैं। हाँ, कई बार बच्चे गणित से या किसी सख्त टीचर से बहुत डरते हैं। वो डर कैसे दूर होगा इस थ्योरी से? अगर बच्चा किसी शिक्षक से डरता है, तो वो शिक्षक क्लास में प्यार से और खेल खेल में पढ़ाकर
उस नेगेटिव कंडीशनिंग को खत्म कर सकता है, यानी उस डर का विलोपन कर सकता है। मतलब नेगेटिव एसोसिएशन को पॉजिटिव एसोसिएशन से रिप्लेस करना। इसके अलावा अब भाषा सीखने में भी इसका रोल है क्या? बिल्कुल रोल है। छोटे बच्चों को जब ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो अक्षर ए के साथ लाल सेब का चित्र दिखाते हैं। ये भी साहचर्य या एसोसिएशन ही है, ताकि बच्चा अमूर्त अक्षर को असली चीज से जोड़ सके। अरे हाँ, और इसी तरह शायद बच्चे स्कूल के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण या एटीट्यूड भी डेवलप करते होंगे। एकदम सही। स्कूल का माहौल सुरक्षित और मजेदार बनाकर स्कूल की ही इमारत को एक पॉजिटिव स्टिमुलस बना दिया जाता है। तो बेसिकली ये सिद्धांत हर जगह लागू हो रहा है। क्या हम एग्जाम के लिए कुछ क्विक कीवर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। सभी एस्पिरेंट्स इन शब्दों को ध्यान से सुन लें। एग्जाम में जब भी साहचर्य या एसोसिएशन दिखे, SR या SS अनुबंधन लिखा हो, आदत निर्माण, विलोपन या समानीकरण की बात हो, तो समझ लीजिए उत्तर पावलोव है। और हाँ, कुत्ता, लार और घंटी तो है ही। तो दोस्तों, ये था पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। स्टडी आर प्लस की इस डीप डिटेल क्लास से आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है और कॉन्सेप्ट अच्छे से चमका है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले, क्या हमारे पास कोई ऐसा सवाल है जिस पर हम सब विचार कर सकें? हाँ, एक सवाल जरूर है। आज के इस डिजिटल युग में जब आपके फोन की स्क्रीन ब्लिंक करती है और आप सब कुछ छोड़कर तुरंत उसे चेक करने दौड़ते हैं, तो सोचिएगा जरूर, कहीं बड़ी टेक कंपनियां भी पावलोव के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमें कंडीशन तो नहीं कर रही हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब नोटिफिकेशन बजेगा तो मैं खुद से जरूर पूछूंगी कि इस डिजिटल दुनिया में यहाँ घंटी कौन बजा रहा है और कुत्ता कौन है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली डीप डिटेल क्लास में। धन्यवाद।